नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी बार यह बोर्ड से निर्देश आया कि OMR पर भी आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 20 प्रश्न, और मैं प्रत्येक पार्ट से आपको कम से कम 40-40, 20-20 क्वेश्चन बहुविकल्पी हल करवाऊंगा। यदि आप उसको तैयार करके जाते हैं, निश्चित ही आपको 20 में 20 मिलेगा। तो मैं 10 दिन बाद ये वीडियोस बना रहा हूँ। कुछ परेशानी की वजह से मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाया, तो अब मैं पुनः रेगुलरिटी बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को खूब बढ़िया जानकारी हो। तो प्लीज़ तैयार हो जाइए। सबसे पहले खूब बढ़िया से देखिए, मैं सॉल्व भी कराऊँगा। ये आपके क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले खूब बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज, यदि वीडियो पसंद आएगा तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहाँ रखना होगा। तो खूब बढ़िया से समझिए, जब भी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब आप बनाएंगे तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में रखना होगा। यानी आपका पहले का ऑप्शन आपका क्या है बेटा, डी वाला। इसको हम क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। ये आपका ऑप्शन एकदम सही है, ठीक। यानी दर्पण के ध्रुव यानी पी को हम ध्रुव से प्रदर्शित करते हैं, पी, और ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं, और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है समतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। बेटा, समतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव कहाँ पे होती है, अनंत पे होती है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव कहाँ पे होती है, अनंत पे होती है। अगला क्वेश्चन यहां से हम देखते हैं, तीसरा वाला, बहुत ही बेटर क्वेश्चन। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। इसको मैंने पढ़ाया भी है, अपलोडेड वीडियो एक बार आप जरूर देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा भैया जी बी, यानी उल्टा और वास्तविक बड़ा। यानी कहने का मतलब, थोड़ा सा आप लोगों को हम समझाते हैं। जैसे मान के चलिए, ये कोई अवतल दर्पण है, मैं बना दे रहा हूँ। ये मान चलिए आपका क्या है भैया, अवतल दर्पण, और ये आपका ध्रुव, और ये M1 और M2 क्या होता है भैया, ये आपका एक अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अब ये आपका फोकस होता है, और यहाँ पर आपका सी होता है वक्रता केंद्र, और ये आपका क्या होता है, अनंत होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, अवतल फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कहने का मतलब यहाँ कहीं वस्तु रखी जाएगी। इस तरीके से आएगा ना, ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे फोकस से होकर आएगा, ऐसे कहीं प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या होगा भैया, बड़ा बने। ओ तथा ओ डैश मान लेते हैं, प्रतिबिंब को हम आई तथा आई डैश मान लेते हैं। इसको मैंने को बढ़िया से पढ़ा। यानी कहने का मतलब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हाँ, उल्टा, वास्तविक और बड़ा बनेगा। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा और वास्तविक। मतलब कैसा बनेगा, ये आप याद रखें। और एक चीज जी ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण, ये अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष होता है। अगर अक्ष के नीचे कोई भी प्रतिबिंब कटता है तो ये दो चीज क्लियर कर लीजिए, एक उल्टा और दूसरा वास्तविक। क्या, वास्तविक। ये दो चीज क्लियर कर लीजिएगा। अगर कहीं ऊपर कटे, यहां कटे, वहां कटे, तब ये जान लीजिएगा सीधा और आभासी। ये दो पॉइंट अगर आपको क्लियर रहेगा तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा
तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्रुव व फोकस के बीच। ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें आपका ये ऑप्शन सही होगा और इसमें पहला वाला। ठीक, यानी कहने का मतलब किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति होगी ध्रुव फोकस के बीच। यानी ये इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब मैं थोड़ा सा समझाते चलता हूँ आप लोगों ताकि दिक्कत ना हो। ये फोकस है और ये ध्रुव है, वस्तु यहाँ कहीं रखी जाएगी। ठीक, तो इस स्थिति में ये ध्रुव है और ये फोकस है। ठीक, इस स्थिति में क्या होगा बेटा जी, अवतल दर्पण का आभासी व सीधा प्रतिबिंब, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो होता है ना बेटा यहाँ कहीं बनेगा। आप थ्योरी में पढ़ लीजिएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा। तो भाई अक्ष के ऊपर है, तो मैंने एक चीज़ बताया था कि अक्ष के ऊपर है तो दो चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। क्या? एक आभासी और सीधा। ठीक, अगर अक्ष के नीचे होता जैसे इसमें तो हम दो चीज़ क्लियर कर लेते, उल्टा और वास्तविक। चलिए, तो ये भी हमारा क्लियर। अब हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवें प्रश्न में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे। दिया है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल, तो खूब बढ़िया से समझिए बेटा जी। और संयुग्मी फोकस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ केवल अवतल पे, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होगा? यानी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r। अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि फोकस दूरी f, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बेटा जी? आधी होती है। तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी f बराबर r/2। ठीक, चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए, इसको हम आपको हल करते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? 12 सेमी। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये सातवां प्रश्न आपका है। देखिए इसकी फोकस दूरी आपका ये आएगा। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, पहले समझिए। सवाल भी मैं लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए देखिए दिया क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये बेटा जी, सॉरी वक्रता त्रिज्या है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी, यानी r इक्वल टू क्या दिया है आपका? 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या पूछ रहा है भैया जी? फोकस दूरी f का मान पूछ रहा है ना। तो आप देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है? r/2। लेकिन ये भी देखना है कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल है। ये अवतल दर्पण देखिए यहाँ पर दिया है। अवतल दर्पण के लिए फार्मूला क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक, अभी मान रख दीजिए। तो f बराबर r का मान कितना है? 12 सेमी बटे 2 कट गया, कितना आएगा? f बराबर -6 सेमी। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही हो। लेकिन कभी जब भी फोकस दूरी देखिए कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन ये वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध है, तो हम ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जब आप उस बड़ा वाला सवाल लगाएंगे तो उसमें लिख देंगे चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए f बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब हमको सवाल नंबर 8वां देखना है। क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी भी है? 10 सेमी। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो? अब यहाँ से देखिए f अवतल दर्पण है ना, f बराबर कितना दिया है? -10 सेमी। तब क्या पूछ रहा है? इसमें r पूछ रहा है, r इक्वल टू, तो अवतल दर्पण है तो पुनः वही f बराबर क्या होता है? f बराबर क्या होता है? -r/2। f का मान कितना दिया है? -10 दिया है भैया जी, बराबर -r/2। तो ये माइनस खत्म, तो 10 दूना r बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो गया?
20 सेंटीमीटर। तो ये आपके 8वें सवाल का आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, ठीक है 10 सेमी है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ये भी सवाल इजी है भाई, इसको भी हम लोग लगाते हैं। देखिए उत्तल दर्पण है, यानी आर का मान कितना दिया है, एफ का मान दिया, फोकस दूरी बराबर 10 सेमी दिया है, तो आर बराबर पूछ रहा है। अब देखिए उत्तल दर्पण है ना, तो फार्मूला क्या होगा, एफ बराबर प्लस में r/2 होगा। ठीक है ना, तो चलिए एफ का मान कितना है बेटा जी 10 और r/2, तो गुणा करिए 10 दूना 20, आर बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, आर बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो 9वें का ऑप्शन क्या होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला देखिए। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन अच्छा है। किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। अभी हमें 4 ऑप्शन दिया है, दर्पण के पीछे बनेगा, या दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, या फोकस पर बनेगा, या दर्पण के वक्रता केंद्र। तो थोड़ा सा हम इसको हल करते हैं ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ना, ये अवतल दर्पण है, पहले दर्पण तो तुरंत लिख लिया करिए। देखिए अवतल दर्पण है, चलिए अवतल दर्पण क्लियर है। चलिए फोकस दूरी 10 सेमी फोकस दूरी, एफ का मान कितना है बेटा जी 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से 20 सेमी दूरी पर एक वस्तु, यू का मान कितना है 20 सेमी। तो वी का मान क्या कह रहा है बेटा जी पूछ रहा है, लेकिन अवतल दर्पण की समस्त दूरियां क्या होती हैं माइनस में होती है। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, ये दर्पण के लिए, अगर यही लेंस के लिए होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। चलिए हल करिए जल्दी से। तो 1/f का मान -10 बराबर 1/v, यू का मान -20, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा -1/20, ये प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 1/v बराबर -1/10 अपने स्थान पे, और ये प्लस 1/20। ठीक, 1/v, चाहे तो लघुत्तम लेके हल के, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको हल कर दे रहा हूँ ऐसे ही ढेर गुड़ा। 20 माइनस में और 10 प्लस में बटे 20 200। तो ये हो गया बेटा जी 1/v बराबर 20 में से 10 गया -10/200 कट गया, तो यहाँ आ गया 1/v बराबर -1/20। इसको v को ऊपर लीजिए तो v बराबर, और तो ये भी तो ऊपर जाएगा माइनस में आ गया, यानी प्रतिबिंब में क्या आ गया भैया माइनस में। इसका आंसर -20 आ गया ना। तो अगर 20 आया, ये 10वां सवाल है, 20 आ गया लेकिन ये आया है बेटा जी माइनस में, तब इसका क्या कहाँ बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। क्यों, ये लॉजिक है, क्योंकि वस्तु कितने दूरी पे रखा है 20, और प्रतिबिंब भी कितने दूरी पे बन गया 20 पे बन गया। यानी कहने का मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ी प्रतिबिंब बना है कि नहीं। तो अब अवतल दर्पण तो भाई माइनस में आएगा ही, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा आपका ये वाला 10वें का डी। कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छे बच्चे हमारे यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता, इसको आप लोग लगाइए। इसका ऑप्शन क्या होगा मैं लगा दे रहा हूँ, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, सब थोड़ी ना हम हल करेंगे। इसका भी ऑप्शन क्या होगा डी ही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। किसी दर्पण
किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कौन सी स्थिति होगी, उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का। ठीक है, किसका, इसका ऑप्शन क्या होगा भैया आपका बी, यानी उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है भैया, सबसे बड़ा होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर पे आ जाइए आप लोग, क्या दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, यहां से देखिए, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाशिक किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन क्या होगा, बहुत ही, अपवर्तन क्या होगा, 0 डिग्री, अपवर्तन क्या होगा 0 डिग्री। अगला देखिए, यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री, तब आपतित किरण विचलित होगा। ये आपका 12, ये थोड़ा सा आपको नहीं, ये तो आप समझ लिए होंगे, थ्योरी में पढ़े होंगे, लेकिन इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा खूब बढ़िया से समझिएगा। देखिए देखिए विचलित कोण यानी विचलित किरण क्रोमिकल डेल्टा एम मान चलिए, इसको मैंने मान लिया, तो होता क्या है, आई आपतन कोण माइनस अपवर्तन कोण, ये फार्मूला होता है। ठीक, और यहाँ पर आपतन कोण आई का मान कितना दिया है भैया जी, 42 डिग्री, और अपवर्तन कोण यानी आर का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तब क्या होगा, विचलित किरण बराबर, यानी आई बराबर, इसको हम आई बराबर क्या होगा, ये न्यूनतम विचलन कोण का प्रतीक है। चलिए हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए देखिए, विचलित विचलित किरण बराबर क्या होगा भैया, आपतन कोण माइनस अपवर्तन कोण। चलिए आपतन कोण का मान कितना दिया है, 42, और अपवर्तन कोण का मान कितना दिया है यहाँ पर 30, तो घटाइए 42 में से 30 गया, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। इसको आप ध्यान समझिएगा। चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए खूब बढ़िया से समझते चलिएगा। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। सवाल नंबर 16। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 1, ये आप याद रखिएगा। ठीक, 16 का ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए 17 क्या है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, 2/3। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष वायु, जस्ट उल्टा क्वेश्चन पूछा तो वही हम सवाल क्या कर देंगे, पलट देंगे। चलिए अगला देखिए, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग में, किसमें होता है, बैगनी रंग में। अगला देखिए 19, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, यानी दर्पण के पीछे, P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस, यानी ध्रुव एवं फोकस के बीच आभासी व सीधा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन को खूब बढ़िया से समझिएगा, जहां पर दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करिएगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको हल करवाऊंगा। अगला देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है,
तो 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? इसका ऑप्शन क्या होगा भैया जी? इसका ऑप्शन होगा 2×10⁸ ठीक है, को बढ़िया से समझिएगा। चलिए अगला देखिए, और ये मैंने आपको अगली इसके पहले वाली वीडियो जो मैंने प्रकाश अपवर्तन जो पढ़ाया है उसमें ये सारे सवाल और सारे तरीके मैंने हल किए हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ना समझ में आए तो पुनः कमेंट करिए, मैं पुनः इसको बताऊंगा। देखिए अगला है 21 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो जल का अपवर्तनांक कितना, तो प्रकाश की चाल क्या होगी? तो इसमें आपका 21 नंबर का ऑप्शन जो है ए सही होगा। ठीक, अगला देखिए, अब इसमें 2 क्लियर प्रकाश में इसमें सारा सवाल मैंने बताया है, इसको आप लोग को बढ़िया से देख लीजिए। मैं एग्जांपल में भी थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ इसको। ये देखिए, ये सवाल देख लीजिए, इसको खूब बढ़िया से आप लोग अगर चाहेंगे तो 1-2 सवाल अगर इसको नोट कर लेंगे। देखिए कई बार ये पूछा भी जा चुका है 11, 13, 15, 19 में। देख लीजिए, इसको ना समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिए, मैं पुनः सवाल आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो अभी सवाल दूसरा वाला दिया है 22 नंबर शायद सवाल है ये। चलिए 21 नंबर, सॉरी। चलिए अब 22 नंबर भी देख लीजिए, और 22 में आपका ऑप्शन क्या सही होगा आपका, सॉरी, चलिए 22 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये क्या होगा भैया जी? 2। ठीक, अगला 23 देखिए कि दिया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक कितना है भैया जी? 4/3 तथा 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? 23 नंबर सवाल आपका इसमें क्या है? डी सही होगा। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन, इसमें क्या भैया? कोई नहीं। लेंस बनाने के लिए ये कोई भी कार्य नहीं देगा। अच्छा अगला देखिए, चलिए सवाल नंबर, अब हम लोग चलते हैं 25 की ओर। जल्दी जल्दी आपको हल करवा दे रहे हैं, काफ़ी लंबा वीडियो होता जा रहा है। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, बड़ा व सीधा। सारे चीज़ मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, इसको आप थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, किसी उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है, जबकि वस्तु को मतलब कहाँ पे रखा जाए, मतलब कहाँ पे रखा जाए, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी वाला। कहाँ रखा जाए भैया? लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, तो लेंस से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस से तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 2f पर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए रखना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन सही होगा सी, लेंस की फोकस तथा 2f के बीच। अगला देखिए, अब ये सवाल है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेमी व 30 सेमी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्या अनुपात क्या होगा? तो ये हमेशा क्या होगा? 1 से अधिक। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अच्छा अगला क्या है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण पर हमेशा यही बनता है, आभासी सीधा। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया है इतने मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस 0.4 मीटर स्थित है, तो एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी ये आपका
सी ऑप्शन सही होगा, यानी 0.2 मीटर दूरी पर। अगला क्या है, एक उत्तल लेंस 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन जो है वो 0.5 है। यह लेंस होगा, यह लेंस होगा, तो कितना होगा, यह लेंस आपका बनेगा ये 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अच्छा अगला देखिए, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। लेंस की क्षमता क्या है, इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को सारी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया है, सिर्फ एक बार थ्योरी जाके जरूर पढ़ लीजिएगा, अन्यथा दिक्कत आप लोगों के लिए हो जाएगी। ठीक है, देखिए 33 नंबर इसमें कह रहा है 50 सेमी, और क्या दिया है 25 सेमी, और क्या दिया है 20 सेमी। ये आपके इतने ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन मैंने देखा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक चीज, क्षमता P का मान दिया है, कितना दिया है, क्षमता को हम P से प्रदर्शित करें, P बराबर आपका दिया है बेटा जी 1D, D मतलब डायोप्टर। अब देखिए फार्मूला P बराबर क्या होता है, 100/F होता है। ठीक है, अब P का मान यहाँ पर 1 दिया तो 1 रखते हैं, बराबर 100/1 F आ गया, तो इसका इसमें गुणा F की F बराबर कितना है 100 सेमी। ये आपका ऑप्शन सही होगा, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, अब हम लोग 34 पे देखते हैं। 34 नंबर सवाल को देखिए, क्या दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी, तो इसकी क्षमता क्या होगी। पुनः वही फार्मूला, यहाँ पर फोकस दूरी दे दिया है, तो अब यहाँ पर अगर मैं देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रख दे रहा हूँ, फार्मूला 100 क्या होता है आपका F होता है, तो 100/F का मान 25 दिए, 25 के 25, 25 चौका 100। ऑप्शन क्या होगा 34 का आपका ऑप्शन ए क्लियर होगा, यानी ये आपका सही होगा। ठीक, अगला देखिए, किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, लेंस की क्षमता बताइए। पुनः वही फार्मूला, अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, मैं टिक कर दे रहा हूँ, लगाना आपको है। सवाल नंबर 35 का देखिए, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन ए सही है। अगला 36 देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 2 डायोप्टर है, क्षमता 2 डायोप्टर, तो फोकस दूरी F, यानी आपका ऑप्शन क्या सही होगा 36 का भी बी, यानी ये सारे इसी फार्मूले पे लगेंगे, यानी P बराबर 100/F सेमी में। ठीक है, कभी P का मान दे दिया तो कभी F का मान दे दिया, तो आप इसको लगाइए ना बेटा। चलिए क्लियर, अगला देखिए, 50 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। 37 नंबर, इसमें भी 2 आंसर आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता, अब यहाँ पर क्लियर करिए, यहाँ पर इसमें माइनस में है, तो ये आपका ये 2 डायोप्टर माइनस में हो जाएगा ना भैया जी। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करता है, तो इस लेंस की क्षमता कितनी होगी। इसका ऑप्शन क्या होगा 5 डायोप्टर। सारे 20 पंजे 100, सारे वही फार्मूले वही नियम। अगला 40 देखिए, यदि इतना है तो क्षमता इतना है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी भैया जी, बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन ये सही होगा, मीटर में ना, क्योंकि आप काटोगे तो ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा, तो मीटर चेंज करेंगे, इतना आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। चलिए, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा, ये तो मैंने पहले भी बता चुका हूं, वस्तु के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन, इसको हम नहीं बताएंगे,
लेकिन बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो प्लीज़ यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो हम अगले पार्ट का ऑप्शन लेकर आप लोगों के समक्ष आएंगे और उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको हल करवाऊंगा, दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न हल करवाऊंगा। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।